आज भले ही उत्तराखंड में कई तरह के व्यापार होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तराखंड का व्यापार भूटिया समाज पर ही निर्भर था। भूटिया उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में बसा एक समाज। विशाल हिमालय को लांघकर तिब्बत से व्यापार ही इनकी एकमात्र आय का जरिया था। ये वही भूटिया समाज है जिसने कभी चंद राजाओं के लिए कुत्ते पाले तो कभी 3 देशों को एक साथ कर दिया, कभी उत्तराखंड से आटा लाया तो बदले में तिब्बत से नमक दिया। लेकिन एक वक्त जिस भूटिया समाज ने उत्तराखंड से तिब्बत के बीच लाखों करोड़ों का व्यापार किया, आज जो उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में बसा है, ये समाज आखिर आया कहां से? कौन है उत्तराखंड के भूटिया? इनका नाम भूटिया कैसे पड़ा और इस भूटिया समाज के हिमालय क्षेत्रों में व्यापार की क्या है पूरी दास्तां? घुघुती की इस रिपोर्ट में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं भूटिया समाज की उत्पत्ति की वो कहानी जो शायद कम ही लोगों को पता है। उत्तराखंड की वादियों में यूं तो कई समाज बसते हैं, कुछ जाने पहचाने हैं तो कुछ आज भी बाहरी दुनिया से अनजान। और इन्हीं वादियों की ऊंचाइयों में बसे मिलते हैं भूटिया। वैसे तो भूटिया कहाँ से आए इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अलग अलग जगहों पर मिले साक्ष्य से ये जरूर पता चलता है कि इनका उत्तराखंड की वादियों में रहने और बसने का हजारों सालों का इतिहास रहा है। भूटिया समाज के इतिहास पर आगे बात करने से पहले जान लेते हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में भूटिया कहाँ कहाँ निवास करते हैं। गढ़वाल खंड की बात करें तो नीति, माणा और उत्तरकाशी में जाड़ गंगा की घाटी में भूटिया समाज रहता है। नीति और माणा में रहने वाले भूटिया समाज को तोलछा और मारछा कहा जाता है। जाड़ गंगा की घाटी में रहने वालों को जाड़। इसी तरह कुमाऊं मंडल में भूटिया जोहार घाटी के मल्ला जोहार, तल्ला जोहार और गोरीफाट में रहते हैं। जोहार के अलावा कुमाऊं में दारमा, चौदास, ब्यास और उल्टा धूरा में भूटिया रहते हैं। दारमा, चौदास और ब्यास में रहने वाले भूटिया समाज को दारमिया, चौदासी और ब्यासी कहा जाता है। वहीं उल्टा धूरा में रहने वालों को शौका या रावत कहा जाता है। भूटिया लोग तिब्बत की ओर से जाने वाले सभी हिमद्वारों के पास रहते थे और आज भी वहीं रहते हैं। अब बात करते हैं भूटिया के इतिहास की। भूटिया समाज के इतिहास का जिक्र प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में करते हैं। किताब के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के गुरु रामपोचे ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसके बाद भारतीय लोग तिब्बत को बौद्ध, बोध या फिर भोट देश कहने लगे थे। इसके साथ ही तिब्बत से लगे कुछ उत्तराखंडी क्षेत्रों को भी भोट और लोगों को भूटिया कहा जाने लगा था। वहीं उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक संस्कृति एवं समाज में महेश्वर प्रसाद जोशी अपने लेख में बताते हैं कि उत्तराखंड के सीमांतवासी इस समुदाय को भूटिया के नाम से संबोधन सबसे पहले नेपाल के गोरखा शासकों के राजज्ञाओं में पाया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल शुरुआती ब्रिटिश प्रशासक गार्डनर ऑटेल ने किया था। जोशी लिखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासक हिमालय क्षेत्रों की सीमा में बसने वाले इस समाज को एक अलग पहचान दिलाना चाहता था। ब्रिटिश प्रशासक का उद्देश्य था कि ये समाज उत्तराखंड और तिब्बत के दूसरे इलाकों से काफी अलग नजर आए। यही वजह थी कि इसको अलग पहचान देने के लिए ब्रिटिश प्रशासकों ने भी भूटिया कहकर इन्हें संबोधित किया। अंग्रेजों का ऐसा करने के पीछे एक और बड़ी वजह थी। दरअसल उत्तराखंड में तिब्बतियों को हुण या हुणी कहा जाता था और तिब्बत को हुणदेश। वहीं उत्तराखंड के लोगों की पहचान पहाड़ी या खस के रूप में की जाती थी। भूटिया समाज का इतिहास कितना पुराना है, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की अन्य जातियों की तरह ही भूटिया का मूल भी अलग अलग है। भूटिया समाज में जहाँ कुछ को नेपाल और गढ़वाल के राजपूत बताया जाता है, तो वहीं कुछ बनारस के ब्राह्मण बताए जाते हैं। इसके अलावा कुछ का संबंध तिब्बत से, कुछ का आंध्र प्रदेश से, तो कुछ का बंगाल से भी कनेक्शन जोड़ा जाता है। कुछ का संबंध शकों और कुषाणों से भी जोड़ा जाता है। भूटिया समाज के उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में आने को लेकर बात करें तो जरूर पता चलता है कि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच व्यापार मौर्य काल से ही रहा है। इसका सबूत देते कई शिलालेख मिले हैं। 1972-73 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में उत्तराखंड के कालसी से अशोक सम्राट के 14 शिलालेख मिले। इसके साथ ही खुदाई में यहाँ पर एक बस्ती के होने का प्रमाण भी मिला। खुदाई के दौरान मिले शिलालेखों से ये बात साफ होती है कि इस दौरान कालसी में जरूर व्यापार होता रहा होगा।
एक और तर्क दिया जाता है जिससे यहाँ होने वाले व्यापार की संभावना को और ज्यादा मजबूती मिल जाती है, और वो है इस काल में बहुत ज्यादा होने वाला लोहे का इस्तेमाल। और इसके लिए उन्हें सुहागा यानी बोरॉक्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। बोरॉक्स का आयात सिर्फ सीमांत में बसे व्यापारी ही किया करते थे। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हजारों सालों से तिब्बत के साथ व्यापार भूटिया लोगों की परंपरा रही है। कालसी के अलावा उत्तराखंड में 2 और ऐसी जगह है जहाँ पर तिब्बत के साथ उत्तराखंडियों का संबंध कम से कम मौर्य काल का माना जा सकता है। श्रीनगर के रेणीहाट में जहाँ खुदाई के दौरान बकरी की सींग और कई तरह के लोहे के बने औजार प्राप्त हुए। इनकी जांच के बाद पता चला कि ये लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के हैं। इसके अलावा नीति घाटी में मलारी में कई तरह के शवगार मिले जिनका समय इसी काल के दौरान बताया जाता है। मतलब इन प्रमाणों से इतना तो तय हो जाता है कि उत्तराखंड से तिब्बत के बीच का व्यापार मौर्य काल से तो रहा ही है। कई जगहों पर ये बात लिखी हुई मिलती है कि तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों को ही बाद में भूटिया कहा जाने लगा। जैसे जैसे उत्तराखंड और पश्चिमी तिब्बत के बीच व्यापार बढ़ता गया और इसमें मजबूती आती गई, तो इन व्यापारियों में से कुछ व्यापारी जो कि अधिक साहसी और परिश्रमी थे, वो उत्तराखंड तिब्बत मार्ग के पहाड़ों की दरों के पास बस गए। इसमें से कुछ प्रभावशाली लोग शौक कहे जाने लगे, जो कि रावत के समक्ष एक कनिष्ठ शासकीय उपलब्धि थी। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड के भूटिया समाज की पहचान उनके तिब्बतियों के साथ परंपरागत व्यापार के एकाधिकार के कई कारण हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि उत्तराखंड में जितना भी अनाज निर्यात या फिर पश्चिमी तिब्बत से नमक का आयात होता था, उन सभी का परिवहन केवल भूटिया ही करते थे। ये दोनों ही चीजें अपने अपने क्षेत्रों में काफी दुर्लभ थी और जीवन व्यापन के लिए दोनों चीजें दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। भले ही पहाड़ी क्षेत्रों में नमक बहुत ही अहम है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके कई स्रोत हैं। यही वजह है कि भूटिया समाज में नमक के व्यापार की ज्यादा चर्चा नहीं होती। इसलिए भूटिया लोग नमक के अलावा भी कई तिब्बती चीजों का आयात करते थे, जैसे कि ऊन, नमक, याक की पूंछ, सुहागा यानी कि बोरॉक्स और जड़ी बूटी समेत कई चीजें। इसमें भी सुहागे का व्यापार सबसे अहम था, क्योंकि पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में सुहागे का एकमात्र स्रोत तिब्बत था और उत्तराखंड के व्यापारी इसे भारी मात्रा में आयात कर मैदानी क्षेत्रों में बेचा करते थे। ऐसा नहीं है कि भूटिया लोगों के अलावा कोई और तिब्बती समाज से व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन भूटिया लोगों के लिए विशेष प्रावधान थे। एक आम व्यापारी केवल अपने निर्धारित व्यापारी से ही चीजों का लेन देन कर सकता था, यानी कि वो अपने तय व्यापारी के अलावा किसी दूसरे व्यापारी के साथ कारोबार नहीं कर सकता था। लेकिन भूटिया समाज की बात करें तो उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं थी। उन्हें विशेष अधिकार हासिल था कि वो अपने तिब्बती पक्ष के व्यापारियों के साथ तो कारोबार कर ही सकते थे, इसके साथ ही वो किसी दूसरे कारोबारी के साथ भी लेन देन कर सकते थे। तिब्बती भाषा को बोलने और समझने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा वरीयता मिल जाती थी। इन्हीं विशेष अधिकारों के चलते उनके यहाँ व्यापार की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। इन्हीं विशेष अधिकारों के चलते उन्हें यहाँ के व्यापार में काफी मजबूत पकड़ मिल गई थी। भूटिया पशुपालन भी करते थे। इन्हीं पशुओं की मदद से ये तिब्बत के साथ आयात और निर्यात किया करते थे। एटकिंसन बताते हैं कि भूटिया समाज यहाँ व्यापार पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। यही वजह थी कि ये लोग अन्य व्यापारियों को यहाँ कारोबार करने से रोकने के लिए कई प्रपंच करते। ये लोग दूसरे व्यापारियों को तिब्बत की दुर्गम भौगोलिक स्थिति, विषम राजनीति और व्यापारिक परिस्थितियों का हवाला देकर उन्हें भयभीत करते। जहाँ भूटिया समाज के पुरुष तिब्बत के साथ व्यापार में जुटे रहते थे, वहीं महिलाएं बच्चों को संभालने के साथ साथ ऊनी कपड़े बुनती और मडवे और आलू की खेती करती। व्यापार के नजरिए से देखें तो सीमांत इलाकों में वो काफी बेहतर स्थिति में थे, लेकिन उन्हें यहाँ होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। उन्हें कई तरीके के कर चुकाने पड़ते थे। इन्हीं में से एक कर था जो चंद शासकों ने इन पर लगाया था और इस कर का नाम था कुकरेलू कर। इस कर के तहत भूटिया लोगों को राजा के लिए कुत्ते का लालन पालन करना पड़ता था और जरूरत पड़ने पर राज्य कार्य के लिए कुत्तों की आपूर्ति करनी होती थी। कई जानकार ये भी संभावना जताते हैं कि आज जिन्हें भूटिया कुत्ता बुलाया जाता है, ये नाम यहीं से निकल कर आया होगा। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों और तिब्बत के बीच व्यापार 1962 तक बिना किसी रोक टोक के जारी रहा, लेकिन 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इस पर विराम लगा दिया गया और इस विराम ने कई सदियों के कारोबार की व्यवस्था को खत्म कर दिया। भूटिया समाज आज भी सीमांत इलाकों में बसता है, हालांकि इन पर भी पलायन की मार पड़ती दिख रही है। भले ही साल 1968 में भूटिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया, लेकिन इनका व्यापार अब काफी ज्यादा सीमित हो चुका है। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में जो घाटियां कभी व्यापारियों की मौजूदगी से समृद्ध रहा करती थी, वो आज सूनी हो गई हैं।
उत्तराखंड और तिब्बत के बीच संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भूटिया समाज हिमालय अंचल में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब बात तिब्बत की हो रही हो तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टिहरी रियासत और तिब्बत शासन के बीच एक ऐसा विवाद था जो कभी सुलझ ही नहीं पाया। लेकिन अगर ये सुलझ जाता तो आज गंगोत्री के करीब चीन पहुंच चुका होता। जी हाँ, जानिए इसकी पूरी दास्तां हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। अगर कोई सुझाव या सवाल आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।